जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके ही कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का नाम तो आपको पता ही है, कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब। और मैं, ये भी आप जानते हैं, मैं आपकी फेवरेट आरजे नौमिता, जो हर बार लेकर आती है एक नई कहानी। और आज की कहानी जो मैं लेकर आई हूँ, उस कहानी का नाम है मिस पॉल। कहानी मोहन राकेश। वह दूर से दिखाई देती आकृति मिस पॉल ही हो सकती थी। फिर भी विश्वास करने के लिए मैंने अपना चश्मा ठीक किया। निसंदेह वह मिस पॉल ही थी। यह तो खैर मुझे पता था कि वह उन दिनों कुल्लू में रहती हैं, पर इस तरह अचानक उनसे भेंट हो जाएगी यह नहीं सोचा था। और उसे सामने देखकर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वह स्थायी रूप से कुल्लू और मनाली के बीच उस छोटे से गांव में रही होंगी। वह दिल्ली से नौकरी छोड़कर आई थी, तो लोगों ने उसके बारे में क्या क्या नहीं सोचा था। बस रायसान, हाँ, बस रायसान के डाक खाने के पास पहुंचकर रुक गई। मिस पॉल डाक खाने के बाहर खड़ी पोस्ट मास्टर से कुछ बात कर रही थी। हाथ में वह एक थैला लिए थी। बस के रुकने पर ना जाने किस बात के लिए पोस्ट मास्टर को धन्यवाद देती हुई वह बस की तरफ मुड़ी। तभी मैं उतरकर सामने पहुंच गया। एक आदमी के अचानक सामने आ जाने से मिस पॉल थोड़ा अचकचा गई, मगर मुझे पहचानते ही उसका चेहरा खुशी से और उत्साह से खिल गया। दोस्तों, कुछ देर के लिए हम कहानी को यहाँ पर रोक रहे हैं, तब तक आपके लिए एक प्यारा सा नगमा। रंजीत, तुम? उसने कहा, तुम यहाँ कहाँ से टपक पड़े? मैं इस बस से मनाली आ रहा हूँ, मैंने कहा। अच्छा, मनाली? तुम कब से आए हुए थे? 8-10 दिन हुए आया था। आज वापस जा रहा हूँ। आज ही जा रहे हो? मिस पॉल के चेहरे से आधा उत्साह गायब हो गया। देखो, कितनी बुरी बात है कि 8-10 दिन से तुम यहाँ हो और मुझसे मिलने की तुमने कोशिश भी नहीं की। तुम्हें यह तो पता ही था कि मैं कुल्लू में हूँ, मैंने कहा। हाँ, यह तो पता था, पर यह पता नहीं था कि कुल्लू के किस हिस्से में हो। अब भी तुम अचानक ही दिखाई दे गई। नहीं, मुझे कहाँ से पता चलता कि तुम इस जंगल को आबाद कर रही हो। सचमुच बहुत बुरी बात है, मिस पॉल उल्हाने के स्वर में बोली। तुम इतने दिनों से यहाँ हो और मुझसे तुम्हारी भेंट आज हुई। आज जाने के वक्त ड्राइवर जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। मिस पॉल ने चिढ़कर ड्राइवर की तरफ देखा और एक साथ झिड़कने और क्षमा मांगने के स्वर में कहा, बस जी 1 मिनट, मैं भी इसी बस से कुल्लू चल रही हूँ। मुझे कुल्लू की एक सीट दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, तुम इस बस से कहाँ जा रहे हो? आज तो मैंने कहा, आज तो इस बस से जोगिंदर नगर जाऊंगा। वहाँ 1 दिन रहकर कल सुबह आगे की बस पकड़ूंगा। ड्राइवर अब और जोर से हॉर्न बजाने लगा। मिस पॉल ने एक बार क्रोध और बेबसी के साथ उसकी तरफ देखा और बस के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, अच्छा, कुल्लू तक तो हम लोगों का साथ है ही, और बात कुल्लू पहुंच कर करेंगे। मैं तो कहती हूँ कि तुम 2-4 दिन यहीं रुको।
फिर चले जाना। उसमें पहले ही भीड़ बहुत थी, 2-3 आदमी वहां से और चढ़ गए थे, जिससे अंदर खड़े होने की जगह भी नहीं रही थी। मिस पॉल दरवाजे के अंदर जाने लगी तो कंडक्टर ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। मैंने कंडक्टर से बहुत तेरा कहा कि अंदर मेरी वाली जगह खाली है, मिस साहब वहां बैठ जाएंगी और मैं भीड़ में किसी तरह खड़ा होकर चला जाऊंगा। मगर कंडक्टर एक बार जिद पर अड़ा तो अड़ा ही रहा कि और सवारी वह नहीं ले सकता। मैं अभी उससे बात कर ही रहा था कि ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। मेरा सामान बस में था, इसलिए मैं दौड़कर चलती बस पर सवार हो गया। दरवाजे से अंदर जाते हुए मैंने एक बार मुड़कर मिस पॉल की तरफ देख लिया। वह इस तरह अचकचाई से खड़ी थी जैसे कोई उसके हाथ से उसका सामान छीनकर भाग गया हो और उसे समझ न आ रहा हो कि उसे अब क्या करना चाहिए। दोस्तों, कुछ क्षण के लिए हम कहानी को यहाँ पर रोक रहे हैं, तब तक आप ये सुनिए। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। बस हल्के हल्के मोड़ काटती कुल्लू की तरफ बढ़ने लगी। मुझे अफसोस होने लगा कि मिस पॉल को बस में जगह नहीं मिली, तो मैंने क्यों ना अपना सामान उतरवा लिया। मेरा टिकट जोगिंदर नगर का था, पर यह ज़रूरी नहीं था कि उस टिकट से जोगिंदर नगर तक जाऊं ही। मगर मिस पॉल से भेंट कुछ ऐसे आकस्मिक ढंग से हुई थी और निश्चय करने के लिए समय इतना कम था कि मैं यह बात उस समय सोच भी नहीं सका था। थोड़ा सा समय और मिलता तो मैं ज़रूर कुछ देर के लिए वहाँ उतर जाता। उतने समय में तो मिस पॉल से कुशल समाचार भी नहीं पूछ सका था। हालांकि मन में उसके संबंध में जानने की उत्सुकता थी। उसके दिल्ली छोड़ने के बाद लोग उसके बारे में जाने क्या क्या बातें करते रहे थे। किसी का ख्याल था कि उसने कुल्लू में एक रिटायर्ड अंग्रेज मेजर से शादी कर ली है और मेजर ने अपने सेब के बागीचे उसके नाम कर दिए हैं। किसी की सूचना थी कि उसे वहाँ की सरकार की तरफ से वजीफा मिल रहा है और वह करती वर्ती कुछ नहीं है, बस घूमती और हवा खाती है।
कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका कहना था कि मिस पॉल का दिमाग खराब हो गया है और सरकार उसे इलाज के लिए अमृतसर के पागल खाने में भेज रही है। मिस पॉल एक दिन अचानक अपनी लगी हुई 500 की नौकरी छोड़कर चली गई थी। उससे लोगों में उसके बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थी। जिस दिनों मिस पॉल ने त्याग पत्र दिया, मैं दिल्ली में नहीं था, लंबी छुट्टी लेकर बाहर गया था। मिस पॉल के नौकरी छोड़ने का कारण मैं काफी हद तक जानता था। वह सूचना विभाग में हम लोगों के साथ काम करती थी और राजेंद्र नगर में हमारे घर से 10-12 घर छोड़कर रहती थी। दिल्ली में भी उसका जीवन काफी अकेला था क्योंकि दफ्तर के ज्यादातर लोगों से उसका मन मुटाव था और बाहर के लोगों से वह मिलती बहुत कम थी। दफ्तर का वातावरण उसके अपने अनुकूल नहीं लगता था। वह वहाँ एक एक दिन जैसे गिन कर काटती थी। उसे हर एक से शिकायत थी कि वह घटिया किस्म का आदमी है जिसके साथ उसका बैठना नहीं हो सकता। ये लोग इतने ओछे और बेईमान हैं, वह कहती। इतनी छोटी बातें करते हैं कि मेरा इनके बीच काम करो हर वक्त दम घुटता रहता है। जाने क्यों ये लोग इतनी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ते हैं और अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए और एक दूसरे को कुचलने की कोशिश करते रहते हैं। मगर उस वातावरण में उसके दुखी रहने का मुख्य कारण दूसरा था जिसे वह मुंह से स्वीकार नहीं करती थी। दोस्तों, कुछ क्षण के लिए हम कहानी को यहाँ पर रोक रहे हैं। तब तक आपके लिए एक प्यारा सा नगमा। लोग इस बात को जानते थे, इसलिए जानबूझकर उसे छेड़ने के लिए कुछ न कुछ कहते रहते थे। क्या बात है मिस पॉल, आज रंग बहुत निखर रहा है। दूसरी तरफ जोरावर सिंह बात जोड़ देता, आज मिस पॉल पहले से स्लिम भी तो हो रही है। मिस पॉल इन संकेतों से बुरी तरह से परेशान हो उठती और कई बार ऐसे मौके पर कमरे से उठकर चली जाती। उसकी पोशाक पर भी लोग तरह तरह की टिप्पणियां करते रहते थे कि उसका दिल दुख जाता था। मिस पॉल, नई कमीज की डिजाइन बहुत अच्छी है, आज तो गजब ढा रही हो तुम। मिस पॉल को इस तरह की बातें दिल में चुभ जाती थी। जितनी देर दफ्तर में रहती उसका चेहरा गंभीर बना रहता। जब 5 बजते तो वह इस तरह अपनी मेज से उठती जैसे कोई सजा भोगने के बाद उसे छुट्टी मिली हो। दफ्तर से उठकर वह सीधी अपने घर चली जाती और अगले दिन सुबह दफ्तर के लिए निकलने तक वहीं रहती। मेरा घर पास होने की वजह से या शायद इसलिए कि दफ्तर के लोगों में मैं ही ऐसा था जिसने उसे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। मिस पॉल मेरी बुआ और उनकी लड़कियों से काफी घुल मिल गई थी। कई बार घर के कामों में वह उनका हाथ बटा देती थी। किसी दिन हम उसके यहाँ चले जाते थे। वह घर में समय बिताने के लिए संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती थी। हम लोग पहुँचे तो उसके कमरे में सितार की आवाज़ आ रही थी। वह कभी शाम को हमारे यहाँ चली आती थी। मैं अपनी बुआ के पास रहता था और वह रंग और ब्रश लिए किसी तस्वीर में उलझी होती। मगर जब वह उन दोनों में कोई भी काम ना कर रही होती तो अपने तख्त पर बिछे मुलायम गद्दे पर 2 तकियों के बीच लेटी छत को ताक रही होती। उसके गद्दे पर जो शीना रेशमी कपड़ा बिछा रहता था उसे देखकर मुझे बहुत चिढ़ होती थी। हाँ, बहुत चिढ़ होती थी। मन करता था कि उसे खींचकर बाहर फेंक दूं। उसके कमरे में सितार, तबला, रंग, कैनवस, तस्वीरें, कपड़े तथा नहाने और चाय बनाने का सामान इस तरह उलझे बिखरे रहते थे कि बैठने के लिए कुर्सियां खोजनी पड़ती थी।
एक समस्या हो जाती थी। कभी मुझे उसके जीने रेशमी कपड़े वाले तख्त पर बैठना पड़ जाता तो मुझे मन में बहुत परेशानी होती। मन करता कि जितनी जल्दी हो सके उठ जाऊं। मिस पॉल अपने कमरे के चारों तरफ खोजकर कहां से एक चायदानी और 3-4 टूटी प्यालियां निकाल लेती। हाँ, और हम लोगों को कॉफी पिलाने की तैयारी करने लगती। कभी वह हम लोगों को अपनी बनाई तस्वीरें दिखाती और हम तीनों में और मेरी 2 बहनें अपना अज्ञान छुपाने के लिए उनकी प्रशंसा कर देते। मगर कई बार वह हमसे उदास मिलती और ठीक ढंग से बात भी ना करती। मेरी बहनें ऐसे मौके पर उससे चिढ़ जाती और कहती कि वे उसके यहाँ फिर ना आएंगी। मगर मुझे ऐसे अवसर पर मिस पॉल से ज्यादा सहानुभूति होती। पहली बार जब मैं मिस पॉल के यहाँ गया, मैंने उसे बहुत ही उदास देखा था। मेरा उन दिनों अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था और मैं कई दिन अस्पताल में रह कर आया था। मिस पॉल उन दिनों रोज अस्पताल में खबर पूछने आती रहती थी। मेरी बुआ अस्पताल में मेरे पास रहती थी, पर खाने पीने का सामान इकट्ठा करना उनके लिए मुश्किल था। मिस पॉल सुबह सुबह आकर सब्जियां और दूध दे जाती थी। जिस दिन मैं उनके यहाँ गया, उससे एक दिन पहले मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली थी और मैं बहुत वीकनेस फील कर रहा था। फिर भी उसने मेरे लिए जो तकलीफ़ उठाई थी। मिस पॉल ने दफ्तर से छुट्टी ले रखी थी और कमरा बंद किए अपने गद्दे पर लेटी थी। मुझे पता लगा कि शायद वह सुबह से नहाई भी नहीं थी। क्या बात है मिस पॉल, तबीयत तो ठीक है? मैंने पूछा। तबीयत ठीक है, उसने कहा, मगर मैं नौकरी छोड़ने की सोच रही हूँ। क्यों, कोई खास बात हुई है क्या? नहीं, खास बात क्या होगी, बात बस इतनी सी है, मैं ऐसे लोगों के बीच काम कर ही नहीं सकती। मैं सोच रही हूँ कि दूर के किसी खूबसूरत से पहाड़ी इलाके में चली जाऊँ और वहाँ रहकर संगीत और चित्रकला का ठीक से अभ्यास करूँ। मुझे लगता है मैं खामखा यहाँ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह की जिंदगी जीने का क्या मतलब है। सुबह उठती हूँ, दफ्तर चली जाती हूँ, वहाँ 7-8 घंटे खराब करती हूँ, खाना खाती हूँ, सो जाती हूँ। यह सारा का सारा सिलसिला मुझे बिल्कुल बेमानी लगता है। मैं सोचती हूँ कि मेरी ज़रूरतें ही कितनी हैं। मैं कहीं और जाकर एक छोटा सा कमरा लूं तो थोड़ा सा ज़रूरत का सामान अपने पास रखकर 50-60 या 100 रुपए में गुजारा कर सकती हूँ। यहाँ मैं जो 500 लेती हूँ, वे 500 हर महीने खर्च हो जाते हैं। किस तरह खर्च हो जाते हैं यह खुद मेरी समझ में नहीं आता। पर अगर जिंदगी इसी तरह चलती है तो क्यों खामखा दफ्तर आने जाने का भार ढोती रहूं। बाहर रहने में कम से कम अपनी स्वतंत्रता होगी, अपनी आज़ादी होगी। मेरे पास कुछ रुपए पहले के हैं, मुझे प्रोविडेंट फंड के मिल जाएंगे। इतने में एक छोटी सी जगह पर मेरा काफ़ी दिन गुजर सकता है। मैं ऐसी जगह रहना चाहती हूँ जहाँ यहाँ की ही गंदगी ना हो और लोग इस तरह की छोटी हरकतें ना करते हों। ठीक से जीने के लिए इंसान को कम से कम इतना तो महसूस होना चाहिए कि उसके आसपास का वातावरण कितना उजला और कितना साफ है और वह एक मेंढक की तरह गंदे पानी में नहीं जी रही। मगर तुम यह कैसे कह सकती हो कि जहाँ तुम जाकर रहोगी वहाँ हर चीज़ वैसे ही होगी जैसे तुम चाहती हो? मैं तो समझता हूँ कि इंसान को जहाँ भी चल जाए अच्छी और बुरी तरह की चीज़ें उसे अपने आसपास मिलेंगी ही।
तुम यहाँ की परिस्थितियों से घबरा कर कहीं और जाती हो, और यह कैसे कहा जा सकता है कि वहाँ का वातावरण भी तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा। इसलिए मेरे ख्याल से नौकरी छोड़ने की बात तुम गलत सोचती हो। तुम यहीं रहो और अपना संगीत और पेंटिंग का अभ्यास करती रहो। लोग जैसी बातें करते हैं करने दो। धन्यवाद। मोहन राकेश। दोस्तों, जिंदगी में हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन में भागना नहीं चाहिए। हर सिचुएशन को सोच समझकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि हम कहीं पर भी चले जाएं, हमें यही परिस्थितियां सब जगह मिलेंगी। जैसे रात होता है, दिन होते हैं, पूरे साल में मौसम अलग अलग होते हैं। किसी को सर्दी पसंद है, किसी को गर्मी पसंद है, किसी को धूप अच्छी लगती है, किसी को बरसात। और हर मौसम का एक अलग फल होता है। हर मौसम की कुछ अलग बातें होती हैं। तो ऐसे ही हम इंसानों के साथ भी होता है। हर इंसान दूसरे इंसान जैसा नहीं होता। हर इंसान के दो पहलू होते हैं, अच्छाई भी होती है उसमें और बुराई भी। तो कभी भी अपनी परिस्थितियों से भागकर कहीं दूर नहीं चले जाना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह बुधवार शाम 7 बजे फिर मिलेंगे। तब तक आप एंजॉय कीजिए और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। अभी के लिए आपको एक गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ। अभी के लिए आप इस गीत को सुनिए और सुनना न भूलें रेडियो उड़ान। फिल्म का नाम है हम दोनों। संगीत जयदेव जी के और गाने की बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी जी ने। इस गाने को आवाज़ दी है, यानी इस गाने को गाया है मोहम्मद रफ़ी जी ने। ये फिल्म 1961 में आई थी। इस गाने की मुख्य भूमिका में है देवानंद जी। अभी के लिए आप इस गीत को सुनिए और सुनना न भूलें रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की उड़ान। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। आप हमसे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके भी हमारे कार्यक्रमों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। हमारी ऐप को डाउनलोड करके हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। आप हमसे संपर्क करने के लिए www.radioudan.com पर भी जा सकते हैं और आप गूगल पर जाकर डायरेक्ट रेडियो उड़ान लाइव लिखकर ये प्रोग्राम सुन सकते हैं, जो कि हर बुधवार शाम 7 बजे आता है। आप हमारे इस कार्यक्रम का यानी कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब का रिपीट टेलीकास्ट पुनः प्रसारण गुरुवार दोपहर 2 बजे भी सुन सकते हैं। अभी के लिए मैं यानी आपकी नौमिता आपसे विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की उड़ान। एक उड़ान ऐसी जिसकी कोई सीमा नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। नमस्ते, मैं हूँ ओजस्वी शर्मा। मैं शिव कुमार शर्मा और मैं अभिनव शर्मा। और हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत की सबसे पहली मल्टी इंक्लूसिव फिल्म रब दी आवाज। ये फिल्म जनरल ऑडियंस के साथ साथ दृष्टिबाधित लोगों के लिए हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन और मूक बधिर लोगों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा वाले फॉर्मेट्स में भी रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट के YouTube चैनल पे फ्री में रिलीज की गई है। ये हिंदी फीचर फिल्म इंक्लूसिव सिनेमा और इंक्लूसिव भारत की तरफ एक कदम है। आप भी रब दी आवाज अपनों के साथ जरूर देखें या सुनें और फिल्म का लिंक अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसके बारे में YouTube पे अपने कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।